Hello everyone, I hope you all are doing good. I hope you all are doing good. लास्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में हमने किया था अपना इकॉनमी स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। उसमें हमने जस्ट ये देखा था जीडीपी होता क्या है, बेसिक पढ़ा था इकॉनमी का, सेक्टर्स पढ़े थे हमने। एंड जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा था जीडीपी क्या होता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। एंड जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी नहीं आती। नाउ उन मेथड जो थे, 3 मेथड्स हमने देखे थे, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडिशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड हमने देखे थे। सो आज हम इन तीनों को डिटेल में देखेंगे एंड और भी जीडीपी की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनको समझेंगे। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है अपना, ठीक है, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ये सब कुछ हम आज देखेंगे। लास्ट देखा था हमने जीडीपी, 3 मेथड्स होते हैं बताया था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। ये बोल रहा था कि इनकम मेथड में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको जो मिलेगा इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस, जो लेबर है उसको वेज मिलेगी, जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिलेगा प्रॉफिट, जो लैंड है उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, लैंड के ऊपर आपको मिलेगा रेंट, ठीक है। जो कैपिटल आपने लगाई है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज़ इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर में क्या आता, क्या आप खर्च कर रहे हो, क्या आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो आएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। आप कंज्यूम करोगे या फिर आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। एंड गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, जो रोड्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, गवर्नमेंट सैलरीज पे करती है, सब्सिडीज़ देती है, ठीक है। वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। कुछ चीज़ें हमारी कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, किस में आएगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। देन वी हैव प्रोडक्शन मेथड। हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक ही चीज़ एज अ रॉ मटेरियल, उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ये हमारा ग्रेन है, इससे बनेगा फ्लोर, उससे बनेगा ब्रेड, आगे बनेगा ब्रेड सैंडविच, ब्रेड सैंडविच। अब इन सब में वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। जितना वैल्यू ऐड होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, जो निकल के आएगा फाइनल वैल्यू, वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा जीडीपी होगा, हमारा जीवीए होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस ये हमने कल देखा था, ठीक है। नाउ ये जो मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। इनकम मेथड बताया था कि इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका अमाउंट आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को मिल गई वेज, जो आपने कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया। एंड जो एंटरप्रेन्योर था, जिसने रिस्क लिया था, जिसने प्रोडक्शन की थी, उसको मिल गया प्रॉफिट। इन सब को जब हम क्लब कर देंगे, इन सब का जब हम एडिशन कर देंगे, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वाई इट इज़ कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की इनकम हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट बोलने का रीज़न ये है। देन वी हैव वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड, जितनी वैल्यू हर स्टेज पे, जितनी वैल्यू हर स्टेज पे ऐड हुई है, सिर्फ हम उसी को ऐड करेंगे। मींस जो हमने हमारे पास आउटपुट आया है उसमें से हम माइनस कर देंगे इनपुट को। आपने 10 रुपये का इनपुट डाला, आपके पास 20 रुपये का आउटपुट बना, नेट कितना था 10, मीन्स 10 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है, वैल्यू एडिशन 10 रुपये का हुआ है, ठीक है। सो आउटपुट माइनस इनपुट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक प्राइस, बिकॉज इसमें प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड होता है, डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको बेसिक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम बेसिक प्राइस बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन किस में क्या टैक्स ऐड होता है, क्या नहीं होता। देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। जितना एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के ऊपर हुआ है, फाइनल गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं,
वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं उनको फाइनल गुड्स बोला जाता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएरी गुड्स नहीं होती, जिनका पर्पस रीसेल नहीं होता, ठीक है। अगर आप अगर जा रहे हो एक शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, जनरल स्टोर पे जा रहे हो, आपने लिया लेज़ का पैकेट, 20 रुपीज़ वाला आपने लेज़ लिया। अब आप उसको कंज्यूम करोगे, है ना। आप इसको आगे किसी को बेचोगे नहीं 30 रुपये का, आप इसको खुद कंज्यूम करोगे। सो दैट इज़ अ फाइनल गुड, दैट इज़ अ फाइनल गुड। बट ऑन अदर हैंड एक एक मिल ओनर है, ठीक है। एक मिल ओनर है, उसने क्या किया, उसने शुगर केन परचेज़ किया किससे, फार्मर से। उसने शुगर केन परचेज़ किया फार्मर से। देन उसने क्या किया, उस शुगर केन से बनाई हमारी हमारी शुगर बनाई, हमारा जो वो होता है गुड़ होता है हमारा, वो बनाया, ठीक है। सो जो उसने शुगर केन परचेज़ किया था वो इंटरमीडिएरी गुड था, ठीक है, वो फाइनल गुड नहीं था। सो जितना भी अमाउंट हम फाइनल गुड के ऊपर लगाएंगे, खर्च करेंगे, उसको बोलेंगे जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। वाई मार्केट प्राइस, इसको मार्केट प्राइस क्यों बोलेंगे। अब आप गए लेज़ लेने, आपने 20 रुपये का लिया लेज़। जो लेज़ होता है वो आपको कौन से प्राइस पे मिलता है, आपको मिलता है एमआरपी पे। एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो एमआरपी होता है इसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना। अगर आपने कभी पढ़ा हुआ है एमआरपी, तो उसमें लिखा होता है ना ब्रैकेट में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सो उसमें ऑलरेडी हर तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो चुका होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स एडेड होता है। दैट्स वाई उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, दैट्स वाई उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, जो हमने आज पढ़ा या फिर जो कल पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा था, जो आज पढ़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस platform, you can hit that red icon, you can subscribe if you feel good, ठीक है। So this was it. Moving next is this, हमारा जो हमने देखा GVA FC, GVA बेसिक प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, देन बेसिक प्राइस, देन मार्केट प्राइस, है ना। सो अब इन अलग अलग से आप इससे यहाँ पर कैसे पहुँचोगे या फिर इससे यहाँ पर कैसे पहुँचोगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यूपीएससी यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है प्रीलिम्स में, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपको जीवीए दे देगा अमाउंट एंड ये पूछ लेगा। बट आपको ये पूछ सकता है कि जीवीए से फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस तक जाने में कौन सी चीज़ ऐड या माइनस होती है, ये चीज़ पूछ सकता है, पूछा भी हुआ पहले, ठीक है। सो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, उससे आपने जाना बेसिक प्राइस की ओर। फैक्टर कॉस्ट मीन्स कौन सा मेथड है, ये है हमारा इनकम मेथड। बेसिक प्राइस मीन्स ये है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो जीवी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट से अगर आपने बेसिक प्राइस की ओर जाना है तो हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करेंगे एंड डायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे अपना सब्सिडीज़। प्रोडक्शन टैक्स क्यों, बिकॉज ये जो वैल्यू ऐड हो रही है वो फैक्ट्री के अंदर हो रही है, इसीलिए उसके ऊपर प्रोडक्शन टैक्स लगेगा। डायरेक्ट टैक्स लगेगा, जो वो एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं वो लगेगा, देन सब्सिडी माइनस हो जाएगी, हम पहुंच जाएंगे जीवी एट बेसिक प्राइस पे। नाउ अगर आपने बेसिक प्राइस से जाना मार्केट प्राइस की ओर, जाना है, तब आप ऐड करोगे प्रोडक्ट टैक्स। अब प्रोडक्ट टैक्स क्यों ऐड किया, बिकॉज अब आपकी फैक्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया है, अब आप उसको भेजोगे मार्केट में फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इसीलिए उसमें ऐड होगा प्रोडक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप कुछ परचेज़ करते हो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। 18% जीएसटी, 12% जीएसटी, 5% जीएसटी, है ना। अलग अलग रेट्स पे जीएसटी जो है इंक्लूडेड होती है। आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपने परचेज़ किया एसी, एयर कंडीशनर, उसके ऊपर लगा 28% जीएसटी। उसके फाइनल प्राइस में, जो फाइनल प्राइस होता है बिल पे, उसमें जो टोटल अमाउंट लिखा होता है उसी के ऊपर लिखा होता है जीएसटी लिखा होता है, ठीक है। 28% या जितना भी परसेंट, ठीक है। सो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होंगे, प्रोडक्ट टैक्स ऐड होगा, माइनस हो जाएगी सब्सिडी, आप पहुंच जाओगे बेसिक प्राइस टू मार्केट प्राइस, ठीक है। बेसिक प्राइस टू मार्केट प्राइस। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है।
ये सिंपल, जितना सिंपल फॉर्म में हो सकता है मैं उतना सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम। देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट एमपी। अगर आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपने जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। मैंने बताया था मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, हर तरह का टैक्स इंक्लूडेड होता है। सो आप माइनस कर दोगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में क्या लिखा होता है, एमआरपी। अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो, लेस का पैकेट लिया आपने, उसके पीछे देखोगे एमआरपी उसका, उसमें लिखा होगा ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ऑल टैक्सेस मीन्स उसमें डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। सो आप मार्केट प्राइस में से माइनस कर दोगे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ऐड कर दोगे सब्सिडी, आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब जो जीवीए है ना, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये पूछा था आई थिंक सीडीएस में पूछा हुआ है ये, मुझे याद नहीं आ रहा, बट किसी एग्ज़ाम में पूछा था, मैंने ये पीवाईक्यू देखा था, ठीक है, मैंने एक पीवाईक्यू देखा था, फॉर दैट रीज़न मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था। सो जीवीए एट ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, उसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है, हमारी फॉरेस्ट्री आती है। एग्रीकल्चर क्यों आता है, बताया था मैंने, ग्रेन से बल गया हमारा फ्लोर, है ना, फ्लोर। सो इसमें वैल्यू ऐड हो रही है। फॉरेस्ट्री क्यों, आपने वुड ली एक, आपने पेड़ काटा, पेड़ से आपने बनाया एक टेबल, सो उसमें वैल्यू ऐड होगी, है ना। ऐसे ही फ़िश आप लेकर आए, उसको आपने कुक किया, उसमें वैल्यू ऐड हो गई। माइनिंग, देन क्वेरी, देन मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी सर्विसेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये आपके जो घर में आती है वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूटिलिटी सर्विसेज बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन, हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वैल्यू ऐड होती है। हमारा ट्रेड, रिपेयर्स, हमारा होटल सर्विसेज, रियल इस्टेट, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा स्टोरेज, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब कुछ आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ठीक है। ये सब कुछ किस में आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। सो इसको एक बार देख लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, मे भी पूछ ले। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन हमारे पास हम बोलते हैं ना पर कैपिटा इनकम। सो जो लग्जमबर्ग है ना, लग्जमबर्ग, आई होप आपने नाम सुना होगा, लग्जमबर्ग जो यूरोपियन कंट्री है, ये पर कैपिटा इनकम वाइज रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली, इट इज़ लग्जमबर्ग, इट इज़ लग्जमबर्ग, ठीक है। इट इज़ नॉट यूएस, नॉट कतर, कुवैत, इट इज़ लग्जमबर्ग पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंगली। निकलती कैसे है, अगर हम जीडीपी को या फिर एनएनपीएफसी, जो एनएनपीएफसी होती है इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम निकलती कैसे है, आप अपनी जीडीपी को या फिर नेशनल इनकम, जिसको हमारे यहाँ पे एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल पॉपुलेशन के साथ, आपके पास आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स जो एक सिटीज़न है, सिटीज़न सिंपल छोड़ो, जो एक ह्यूमन बीइंग आपकी कंट्री में रह रहा है, उसकी एवरेज इनकम कितनी है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। नाउ जो नेशनल इनकम है हमारे यहाँ पे, उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं। जब भी आप वर्ड सुनो नेशनल इनकम, तब आपके माइंड में आना चाहिए एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ हमने देखा था ऊपर जीडीपी, एमपी किस में देखा था, एमपी जब भी मैं बोलूँ एमपी मार्केट प्राइस, आपके मन में आना चाहिए एक्सपेंडिचर, आपके माइंड में मार्केट आनी चाहिए। आप मार्केट में कोई चीज़ लेते हो तो एमआरपी पे लेते हो, एमआरपी में हर तरह का टैक्स इंक्लूडेड होता है, सो दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। सो जीडीपी एमपी से अगर आपने जाना है जीएनपी, डोमेस्टिक से अगर आपने नेशनल की तरफ जाना है, हमने ये कल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा था, ग्रोस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना। सो अगर आपने डोमेस्टिक से जाना नेशनल की ओर, तो आप क्या करोगे, एनएफआईए ऐड कर दोगे। अब ये एनएफआईए क्या चीज़ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नाउ दिस इज़ हमारी कंट्री, है ना। सो हमारी कंट्री में से कुछ लोग होंगे जो फॉरेन में होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे, वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अर्न करके हमारे यहाँ भेजेंगे। एंड कुछ लोग हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स भी होंगे, वो हमारे यहाँ से कुछ अर्न करके अपनी कंट्री को वापस भेजेंगे। सो इन दोनों का जब नेट निकालेंगे हम,
जितना पैसा आ रहा है प्लस कर देंगे, जितना जा रहा है माइनस कर देंगे। जो नेट निकलेगा उसको बोलते हैं हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। हम ये ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक से हम पहुंच जाएंगे नेशनल की तरफ। मीन्स जो हमारे यहाँ का सिटीज़न है वो कितना अर्न कर रहा है टोटल, उसको बोलते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस का मैंने बताया था, ग्रॉस में टोटल वैल्यू होती है, बट आपकी कंट्री में बहुत सारे एसेट्स होंगे, वो हर साल डेप्रीशिएट होते हैं, ठीक है। सो डेप्रीसिएशन जब माइनस कर देंगे ग्रॉस में से, आपके पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके पास GDP से NDP आ जाएगा जब आप डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे। नाउ NDP है, अगेन आपने N से जाना है, D से जाना है N की ओर, डोमेस्टिक से आपने नेशनल की तरफ जाना है। सिंपल NFI ऐड कर दोगे, जो हमने ऊपर देखा, हमने ऊपर अभी वही चीज़ देखी ना, आप NFI ऐड कर दोगे। अब नाउ जो आपके पास चीज़ आई है ये आई है MPP पे, मार्केट प्राइस पे, NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट जो मैंने बताया आपको कि जो नेशनल इनकम होता है हमारा वो NNPFC होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस में हर तरह का टैक्स इंक्लूडेड होता है। आप माइनस कर दो मार्केट प्राइस में से डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को, ऐड कर दो सब्सिडी, आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं अलग अलग मेथड्स पर। एक्सपेंडिचर मेथड हमने ये देखा ही है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना। इसमें होता क्या क्या है, GDP एट MP निकलता कैसे है। सबसे पहले कंजम्पशन आएगा, C फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन, अब आप हो, आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे, मैं करता हूँ, हर कोई करता है, ठीक है। जितना भी आप एक्सपेंडिचर नई गुड्स पर करोगे, न्यू गुड्स, जितना भी आप एक्सपेंडिचर न्यू गुड्स पर करोगे सिर्फ उसी को इंक्लूड किया जाएगा कंजम्पशन में, सिर्फ उसी को कंज्यूम किया जाएगा कंजम्पशन पे। अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड परचेज़ करते हो, ठीक है, उसका अमाउंट इंक्लूड नहीं किया जाता, किसके लिए, GDP MP के लिए, ठीक है। देन I फॉर इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री के लोग कर रहे हैं उसको ऐड किया जाएगा GDP MP में। अब नाउ जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं आएगा, ये याद रखना। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या होता है, आपके फादर ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी। जो विल है, विल बनाते हैं ना, उसमें आपका नाम लिखा हुआ था कि आफ्टर द डेथ ऑफ योर पेरेंट्स आपको जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। सो उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ, आपने कोई पे तो किया नहीं कुछ भी, या फिर सिंपली आपकी मैरिज हो गई, ठीक है, आपकी मैरिज हो गई, आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी ऐसा गिफ्ट कर दी, आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। एंड जब आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो उसमें आपसे पैसे थोड़ी लिए हैं, जस्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र की है, जस्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र की है। सो हम ओनरशिप जो ट्रांसफ़र हुई है उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, ये चीज़ पूछी हुई है पहले। देन G फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है, गवर्नमेंट सैलरीज पे करती है। कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, आपकी सैलरी कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट बिल्स लेके आती है, बिल वो वाला नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, गवर्नमेंट एसेट बनाती है। सो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। देन XM मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कुछ चीज़ें हमारी कंट्री नहीं बना सकती इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हमारी कंट्री एक्स्ट्रा चीज़ें बना देती हैं इसलिए हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो नेट एक्सपोर्ट निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, इन सब को ऐड करने के बाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP। नाउ जो ये इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसमें जितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। जब आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है, उसका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो इक्वल होगा लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक के। सो दिस इज़ चेंज इन स्टॉक। सिंपल, आपके साल की शुरुआत में आपके पास था 10 लाख का सामान, सिंपल 10 लाख का आपके पास स्टॉक था। जब साल आपका ख़त्म हुआ तब आपके पास 20 लाख का स्टॉक था। जितना चेंज हुआ माइनस कर दो, 10 लाख का चेंज हुआ, 10 लाख का चेंज हुआ एंड पे, पूरे थ्रू आउट द ईयर आपके पास 10 लाख का चेंज हुआ। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है,
ये अभी हम पढ़ते हैं। दिस इज़ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। GFC मीन्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल प्लस IPR। IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें वो एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे मशीनरी, कोई नई बिल्डिंग बन गई, कोई नया हॉस्पिटल बन गया, कोई नई कार बन गई, कोई नया ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। ये सब चीज़ें फिक्स्ड कैपिटल है, ये आ जाएंगी। IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नया सॉफ्टवेयर बन गया, कोई आपने नई पेटेंट एक्वायर कर लिया, कॉपीराइट एक्वायर कर लिया, चेंज इन स्टॉक अभी बताया क्या होता है। देन नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड। अब हमारी कंट्री जो है हर साल गोल्ड इंपोर्ट करती है, हर साल गोल्ड हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। सो जितना नेट एक्विजिशन हुआ उसको हम ऐड कर देंगे किसमें? क्या निकल के आएगा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। सिंपल। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। देन हमारा पास नेक्स्ट मेथड है अपना इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो उनको रिटर्न में मिलेगा वो उनका क्या हुआ? इनकम हुई। उनको जब ऐड करेंगे वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, इसलिए बोलते हैं। सिंपल। देन वैट, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। ये सिंपल क्या होता है? आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, जो आउटपुट निकल के आया उसमें से माइनस कर दो इनपुट, जो डिफरेंस होगा वो होगा वैल्यू एडेड, दैट इज़ वैल्यू एडेड। मूविंग ऑन टू, अब 2 तरह के टर्म्स आपने सुनी होंगी, 2 तरह की टर्म्स आपने PYQ में देखी होंगी मे बी, ठीक है। नॉमिनल GDP, रियल GDP। जो नॉमिनल GDP है, नॉमिनल, नॉमिनल, जो नॉमिनल वर्ड है ना, इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। नॉमिनल GDP मीन्स GDP एट करंट प्राइजेस। जो अभी प्राइजेस चल रहे हैं, जो अभी प्राइजेस चल रहे हैं उस प्राइजेस के ऊपर अगर हम अपनी GDP को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल GDP। मीन्स इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है इसमें नॉमिनल GDP में। बट वी ऑल्सो हैव अ रियल GDP, हमारे पास रियल GDP भी है। जो रियल GDP होती है इसको कांस्टेंट प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है। कांस्टेंट प्राइजेस मीन हम एक बेस ईयर उठा लेते हैं, हम एक बेस ईयर उठा लेते हैं एंड उस बेस ईयर में जो प्राइस होता है उस प्राइस पे अपनी करंट ईयर की GDP को कैलकुलेट करते हैं। जो GDP निकल के आता है उसको बोलते हैं रियल GDP। प्रेजेंटली हम 2011-12 को यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस ईयर। जो 2011-12 है हम उसको करंटली बेस ईयर यूज़ कर रहे हैं एंड ये रिकमेंड किया गया है कि 2017-18 को यूज़ किया जाए, बिकॉज मोर देन अ डेकेड हो चुका है इसको, है ना, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको, इस टाइम पीरियड को। सो ऐसा रिकमेंड किया गया कि 2017-18 को आप यूज़ किया जाए एज अ बेस ईयर। करंटली हम 11-12 कर रहे हैं, करंटली हम 11-12 कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, ठीक है, आप पूछ सकते हो। देन GDP डिफ्लेटर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है UPSC में, प्रीलिम्स में अपना, ठीक है, अपना प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो डिफ्लेटर क्या होता है? GDP डिफ्लेटर, जो GDP डिफ्लेटर होता है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? GDP एट करंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस मीन्स किसकी बात कर रहा है? कौन सी GDP? नॉमिनल GDP की बात कर रहा है ये। हमने ऊपर देखा ना अभी कि जो नॉमिनल GDP होती है वो करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट की जाती है, उसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडेड होती है। सो GDP एट करंट प्राइजेस डिवाइड कर देंगे GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस। कांस्टेंट प्राइजेस मीन्स रियल GDP की बात कर रहा है ना, ये रियल GDP की बात कर रहा है। सो GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस डिवाइडेड बाय GDP एट कांस्टेंट, सॉरी, GDP एट करंट प्राइजेस बाय GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस, हमारे पास आ जाएगा अपना GDP डिफ्लेटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे GDP डिफ्लेटर आ जाएगा। सिंपल सिंपल बताता हूँ। करंट प्राइजेस पे हमारी GDP है 200, कांस्टेंट प्राइजेस पे हमारी GDP है 100, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा?
मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। एंड जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है। जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर आता है। हर 3 मंथ्स पे कैलकुलेट करता है ये जीडीपी डिफ्लेटर को। इसका काम क्या है? ये सिंपली हमें इन्फ्लेशन बताता है, हमें इन्फ्लेशन बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। एंड ये सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अपना, उससे कई गुना बेटर है। वाई? बिकॉज जो सीपीआई होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं। एक बास्केट होती है जिसमें अलग अलग गुड्स होती हैं, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर जिसके ऊपर अपने पैसे खर्च करता है, अपना रुपीज़ स्पेंड करता है, अपनी इनकम स्पेंड करता है। बट जीडीपी डिफ्लेटर में हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। दैट्स वाई इट इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज़, ये भी अपना पीवाईक्यू का स्टफ़ है, ये भी पीवाईक्यू ही है। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। सो एक चीज़ होती है अपनी स्टॉक, एक होती है फ़्लो। आपने सुना होगा मे बी, एक स्टॉक होता है, एक होता है फ़्लो। ठीक है, जो स्टॉक होता है हम इसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो फ़्लो होता है, फ़्लो मीन्स रिवर। रिवर की एग्जांपल हो, रिवर क्या करती है? फ़्लो करती है ना। सो आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको देख सकते हो, पीरियड ऑफ टाइम पे उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सीधा रिवर जा रही है, ठीक है, आपने देखी 1 जनवरी 2023 ये रिवर फ्लो कर रही है। अब आप 1 जनवरी 2024 को देखोगे इसको, तो ये थोड़ा ऐसे हो गई होगी। ठीक है, मींडरिंग कर रही होगी। सो ये पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो। ठीक है, अब स्टॉक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हो? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आप क्या कर सकते हो? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हो। आरबीआई नोट्स कि उसने कितनी मनी इशू की है। आरबीआई को पता है कि उतने आरबीआई ने कितने नोट्स प्रिंट किए हैं, कितना अमाउंट ऑफ नोट्स उसने प्रिंट किया। मनी सप्लाई पता करी जा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी पता करी जा सकती है। फॉरेक्स इसके पास होता है हमारी कंट्री में। आरबीआई नोट्स, उसके पास डेटा पड़ा होता है, सब कुछ पड़ा है उसके पास, चेक कर सकता है कि हमारे पास कितना फॉरेक्स है, कैपिटल कितनी लगाई गई है हमारी कंट्री में टोटल, या फिर सिंपल कैपिटल कितनी है। ठीक है, उसको भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक किया जा सकता है। वेल्थ, अगर आप अभी गूगल करोगे हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, या फिर आप सिंपल गूगल करो कि एलन मस्क की वेल्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, आपको बता देगा। सो इसको आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हो। ये वो वाली चीज़ें हैं, मनी सप्लाई, फॉरेक्स, कैपिटल, वेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चेक कर सकते हो, ये स्टॉक चीज़ें हैं। देन फ्लो वाली चीज़ें कौन सी हैं? जिसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, एक टाइम का पीरियड ऑफ टाइम आपको वेट करना पड़ता है उस चीज़ को, उसका रिज़ल्ट देखने के लिए। नेचुरल इनकम, अब ऐसा तो है नहीं है कि जो एनएसओ है वो हर दिन बैठ चेक करता है कि कितनी नेशनल इनकम यानी एनएनपी एफसी इंक्रीज़ हुई। वो डेली तो बैठ के चेक करता नहीं है, वो क्वार्टरली बेसिस पे करता है, वो 6 मंथ बेसिस पे करता है, वो ईयरली बेसिस पे करता है ना। डेली तो चेक करता नहीं है। सो पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल इनकम फ्लो है। देन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सेम चीज़ है। हम हर दिन हमारे यहाँ पे कोई वैसल आती है कुछ प्रोडक्ट्स लेके, कोई वैसल जाती है कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से लेके कुछ वहाँ से लेके आती है। सो अब हर दिन तो कस्टम डिपार्टमेंट ये चेक नहीं करता ना कि कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ। एक फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाता है, या फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ बेसिस पे हम देखते हैं कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ। सो दैट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ फ्लो। कंजम्पशन, हर दिन आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, हर दिन आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो। सो गवर्नमेंट जो है आपको डेली तो आके पूछेगी नहीं आपने कितना कंज्यूम किया, या फिर चेक करेगी नहीं। जितना भी कंज्यूम हुआ वो एक ईयरली बेसिस पे देखा जाता है कि कंट्री में कितनी कंजम्पशन हुई। मींस कंजम्पशन कितनी हुई किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितनी डिमांड हुई, कितनी डिमांड हुई बताएगा कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, सो ऐसे चीज़ें डिराइव होती हैं। देन प्रोडक्शन, अब एक फैक्ट्री में हर रोज़ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्री ओनर जो है, जो मिल ओनर होगा वो उस टाइम पे चेक नहीं करेगा, वो मंथली बेसिस पे चेक करेगा
या फिर क्वार्टरली बेसिस, 6 मंथ बेसिस या फिर ईयरली बेसिस पे चेक करेगा कि कितनी प्रोडक्शन हुई, तभी तो वो कंपेयर करेगा। वो डेली बेसिस पे थोड़ी कंपेयर करेगा कि कल मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी, आज 12 की हैं। सो ऐसे नहीं करेगा, या तो मंथली करेगा। सो दैट रिप्रेजेंट्स पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ अ फ्लो। इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कितना FDI आया, हम FDI ईयरली बेसिस पे चेक करते हैं, ठीक है। सो ये सब आएगा अपना फ्लो के अंदर। नेशनल इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है? फ्लो के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? फ्लो के अंदर आएगा। GDP डिफ्लेटर बेटर होता है देन CPI, बिकॉज इसमें हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। CPI होता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हर महीने आता है, एवरी मंथ आता है। इसका बेस ईयर कौन सा है? 2012, ऊपर बताया था, है ना। 11-12 यूज़ कर रहे हैं हम। सो 2012 जो है बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। रिलीज़ कौन करता है इसको? NSO रिलीज़ करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। CPI हर महीने आता है, एवरी मंथ। जो GDP डिफ्लेटर है ये क्वार्टरली बेसिस पे आता है, यानी कि अपना इट मीन्स अपना 3 मंथ्स, ठीक है। GDP डिफ्लेटर 3 मंथ्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरी मंथ। बाय होम? बाय NSO अगेन, ये भी NSO निकालता है। CPI का बेस ईयर 2012, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक WPI भी होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कौन निकालता है उसको? उसको इकोनॉमिक एडवाइज़र निकालता है। कौन सी मिनिस्ट्री में होता है वो? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में होता है। एंड WPI जो होता है ये भी मंथली बेसिस पे आता है, ये भी मंथली बेसिस पर आता है। सो CPI एंड WPI दोनों मंथली बेसिस पे आते हैं, ठीक है, दोनों मंथली बेसिस पे आते हैं। देन पोटेंशियल GDP, ये मैंने कल बताया था, कल हमने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में। पोटेंशियल GDP, पोटेंशियल क्या चीज़ है? आप बोलते हैं ना कि यार तुम में पोटेंशियल है IAS बनने की, या फिर तुम में पोटेंशियल है एक सिंगर बनने की। आपने कभी किसी को ऐसा बोला होगा, या फिर किसी ने आपको बोला होगा कि तुम में पोटेंशियल है एक ऑफिसर बनने की। सो पोटेंशियल होता क्या है? ये हाईएस्ट आउटपुट होती है, इट इज़ द हाईएस्ट आउटपुट। पोटेंशियल GDP जो है ये क्या होती है? हाईएस्ट आउटपुट होती है जो एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड लेबर। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसके पास, उसको यूज़ करके जितनी प्रोडक्शन कर सकती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल GDP, उसको बोलते हैं पोटेंशियल GDP। अवेलेबल लेबर में कौन आ जाएगा? जितने भी लोग, चाहे वो एम्प्लॉयड हैं चाहे अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अगर हम सबको यूज़ करें, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, एंड जितनी भी कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबको यूज़ करें, जो GDP निकल के, जो आउटपुट निकल के आएगा उसका अमाउंट क्या होगा? पोटेंशियल GDP होगा, ठीक है। हमारे पास GDP गैप भी है। GDP गैप क्या होता है? गैप मीन्स डिफरेंस, है ना। सो पोटेंशियल GDP माइनस कर देंगे प्रेजेंट GDP, जो GDP करंटली है, बिकॉज जो अवेलेबल लेबर है इसमें वो लोग भी तो होंगे जो अनएम्प्लॉयड है, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग भी हैं। सो वो तो कुछ प्रोड्यूस कर नहीं रहे, इसीलिए जो काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, जितना कैपिटल सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस लेवल पे जो प्रोडक्शन निकल रही है वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट GDP बन जाएगा। माइनस कर देंगे पोटेंशियल GDP से, क्या निकलेगा? हमारा GDP डिफ्लेटर GDP गैप निकल जाएगा, GDP गैप निकल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर नेगेटिव ग्रोथ होती है ना फॉर 2 क्वार्टर्स, अगर नेगेटिव ग्रोथ होती है 2 क्वार्टर्स तक, तो उसको रिसेशन बोलते हैं, उसको रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ मीन्स प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 100 करोड़ की प्रोडक्शन हुई थी, फिर इस साल 98 करोड़ की हुई, फिर नेक्स्ट ईयर 95 करोड़ की हुई। सो इट मीन्स नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। नेगेटिव ग्रोथ मीन्स कम प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अगर 2 क्वार्टर्स तक होती है उसको रिसेशन बोल देते हैं, उसको रिसेशन बोल देते हैं हम, ठीक है, उसको रिसेशन बोल देते हैं। नाउ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कैसे निकलता है? GDP में NFI ऐड कर देंगे, ये तो ऊपर पढ़ा है हमने। बट जो NFI होता है, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा फैक्टर इनकम, एक होता है हमारा फैक्टर इनकम।
दूसरा होता है हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। दूसरा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। सो जो फैक्टर इनकम है हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करते हैं अपने जीडीपी पर्पस के लिए, अपने जीडीपी पर्पस के लिए। एंड जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं इसको हम ऐड नहीं करते, इसको ऐड नहीं करते। ये किस में ऐड की जाती हैं? ये ऐड की जाती हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तब हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को। सो एनएफआईए में सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। ये चीज़ को याद रखना, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट हो कुछ भी हो, ठीक है, पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज़ नेशनल इनकम क्या होती है। ये तो हमने पढ़ा एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएमपी में ऐड करोगे एनएफआईए क्या बन जाएगा? जीएनपीएमपी। ये भी हमने देखा। जीएनपीएमपी में से डेप्रिसिएशन उठा दोगे आपके पास एनएनपीएमपी आ जाएगा, ये भी हमने देखा। एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, उसमें से अगर आप टैक्सेस को उड़ा दो, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, सब्सिडी ऐड कर दो, आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, जो क्या हमारी नेशनल इनकम है, विच इज़ आर नेशनल इनकम। जो मैंने ऊपर बताया ट्रांसफ़र पेमेंट, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पेंशन लगी होगी, जो हमारे ओल्ड एज्ड पीपल होते हैं उनकी पेंशन लगी होती है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी वो वाली आ जाएगी। मेडिकेयर, जो गवर्नमेंट है आपको मेडिकल आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख वाला जो वो है आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर पे एक्सपेंडिचर जो होगा पर फैमिली वो लगेगा, वो क्या है? वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट ने आपको ₹2000 पर मंथ दिए, स्टूडेंट अलाउंस वेलफेयर के लिए दे दिया। सब्सिडी, गवर्नमेंट आपको एलपीजी के ऊपर सब्सिडी दे रही है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। अलाउंस, गवर्नमेंट जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, मनरेगा में अलाउंस मिलता है आपको, वो आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना भी फ्री वाली चीज़ें हैं, वन वे जो ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं ना, ये वन वे होते हैं। जितनी भी वन वे वाली चीज़ें हैं वो सारी ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाएंगी, वो सारी अपनी ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आ जाएंगी, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाएंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट हो जस्ट पूछ लेना, ठीक है। पर्सनल इनकम, व्हाट इज़ द पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम होती क्या है? जो नेशनल इनकम हमने निकाली है विच इज़ एनएनपीएफसी, है ना। नेशनल इनकम में से अगर हम माइनस कर दें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कर दें नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड। आपने लोन लिया था घर बनाने के लिए, आपने लोन दिया था किसी फ्रेंड को, ठीक है, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लोन पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है। जो नेट आएगा वो क्या होगा? वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेट इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो माइनस होगा। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो कंपनी का होता है ना, आपका थोड़ी होता है, सो वो आपको थोड़ी मिलेगा, वो माइनस कर देंगे। जो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया वो माइनस कर देंगे। कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र पेमेंट। जो ट्रांसफ़र जो आपको मिला, क्या मिला आपको? अलाउंस मिला गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिला आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वेलफेयर स्कीम के थ्रू मनी मिली, आपको मेडिकेयर के लिए पैसे मिले, वो सब ऐड कर देंगे। क्या निकल के आएगा? आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी, आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी, ठीक है, आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी। सिंपल ये याद रखो, पर्सनल इनकम में जितना आप अर्न कर रहे हो प्लस जितना आपको मिल रहा है किसी भी सोर्स के थ्रू, कैसे भी करके, चाहे गवर्नमेंट दे रही है, चाहे आपने किसी एनजीओ के थ्रू मिल रहा है आपको, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। सो वो आपकी पर्सनल इनकम बन जाएगी। दिस इज़ योर पर्सनल इनकम। नाउ पर्सनल इनकम में से अगर हम माइनस कर दें टैक्सेस, बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम है लेट्स से 30,000 पर मंथ, या फिर सिंपली ये ले लो आपकी इनकम है 3 लाख, 3 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम आपकी इनकम है। सो ये 3 लाख का 3 लाख आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें से कुछ अमाउंट होगा जो आप टैक्स पे करोगे, कुछ अमाउंट होगा जो टैक्स पे करोगे, कुछ अमाउंट होगा जो आप नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर करोगे।
नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर, कोई फ़ीस पे करनी है, कोई ड्यूटी पे करनी है, कोई अलग तरह का टैक्स है, ठीक है, वो सब जब आप इनको माइनस कर दोगे अपनी इनकम में से, जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मीन्स कितना पैसा आप एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी सैलरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 पर मंथ, उसमें से TDS कट गया, उसमें से TDS डिडक्ट हो गया ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने TDS डिडक्ट कर लिया आपकी सैलरी देने से पहले। सो ये जो 2% TDS गवर्नमेंट ने काटा है आपकी सैलरी में से, ठीक है, वैसे तो आपकी सैलरी 50,000 है, बट इसमें से 2% माइनस करोगे, जो अमाउंट बचेगा आप सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हो ना, 50,000 को पूरा यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ नॉट डिस्पोजेबल। जब आप टैक्स को माइनस कर दोगे, आपके पास जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि मैं एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ, ठीक है, कितनी इनकम को डिस्पोज कर सकता हूँ। वैसे ही होता है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इसमें क्या है, डिस्पोजेबल मैंने बताया था जो आप अर्न कर रहे हो प्लस जो चीज़ आपको मिल रही है वन वे के थ्रू, जो चीज़ आपको वन वे के थ्रू मिल रही है, ठीक है, उसको आप ऐड कर देंगे। सो नेशनल इनकम क्या है हमारी, NNPFC ऐड कर देंगे वन वे पेमेंट्स, जिसको ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। क्या निकल के आएगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी अपनी, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी अपनी। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को याद रखना। एक नोटबुक जब भी कुछ इकोनॉमी या फिर कुछ किसी भी चीज़ का करते हो, वीडियो देखते हो, कोई भी, चाहे यहाँ पर देख रहे हो कहीं भी देख रहे हो, एक नोटबुक अपने साथ रखा करो या फिर A4 शीट रखा करो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर आप भूल जाते हो, उसको लिख लिया करो वहाँ पे, उसको लिख लिया करो, ठीक है। ऐसे आपकी मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ऐसे आपकी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। सो ये था हमारा GDP वाला। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू थिंक इट इज़ यूजफुल फॉर यू, देन यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आपको नई क्लास नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। तब तक आप रिवाइज कर लेना, एंड कोई डाउट हो, डू ड्रॉप अ कमेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट दैट like icon, ठीक है, and thank you for watching this session, see you।